नमस्कार, स्वागत है आपका 22 जिले 22 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई है। 45 साल के मंगल सिंह पंजाब के तरन जिले के रहने वाले थे। 12 फरवरी से आंदोलन में शामिल थे और लंगर बनाने का काम किया करते थे। उनके साथियों ने बताया है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली गई। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन लगातार जारी है और इस प्रदर्शन में किसान अपनी जान भी गंवा रहे हैं। आज फिर सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर हृदय गति रुकने से पंजाब के तरन तारण के रहने वाले एक 35 साल के मंगल सिंह नाम के किसान ने अपनी जान गंवा दी। अब सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर 21 किसान हैं, अभी तक इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि पुलिस ने किसान मंगल सिंह का पोस्टमार्टम कराकर उसका शव परिजनों को सौंप दिया है। सोनीपत से इंडिया न्यूज के लिए सनी मलिक। और वहीं सिरसा में बरनाला रोड पर बने दशहरा ग्राउंड में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। इस किसान पंचायत में महिलाएं भी भारी संख्या में पहुंची। महापंचायत को किसान नेता बलबीर सिंह राज्यपाल ने संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के साथ साथ मजदूर और व्यापारियों को भी खत्म कर देगा। चल रहा है, सारे पत्ते नहीं खोले जाते। मोदी की एक काल की दूरी खत्म क्यों नहीं हो रही? मोदी झूठ बोलता है, वो कहता है एक काल की दूरी पे, हमें पता ही नहीं कौन सा नंबर है उसका जिस जहाँ काल करेगी। नरेंद्र तोमर ने कहा है जी कि भीड़ जुटाने से कानून वापस नहीं होते। इसका मतलब ये है कि उसको डर लगने लगा है। हम बैठे हैं हरियाणा एरिया में, तो दिल्ली पुलिस हमें कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दे सकती। वो सिर्फ दबाव क्रिएट करने के लिए। एक बात आपके माध्यम से जो मेरे से वहाँ से रह गई कहनी, दिल्ली पुलिस लोगों को डराने के लिए नोटिस देने लगी सेक्शन 160 के तहत। उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो ऐसा नोटिस दे ही नहीं सकते। एक्ट में साफ लिखा है। तो इसलिए मैं किसानों को अपील करता हूं कि जिसको नोटिस आए 160 का 191 का, उसको चूल्हे में फेंक दें और कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं। कोई पुलिस स्टेशन ना जाए। अगर किसी को कोई मुश्किल है हमसे तालमेल कर लें। तो ये सिर्फ धमकाने की बातें हैं और उसमें लीगली उसमें कुछ नहीं। हर पुलिस स्टेशन अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर अगर जाएगा, या तो थ्रू कोर्ट वारंट लेके आएगा या उसको अरेस्ट वारंट नहीं, कोई नोटिस भेजेगा कोर्ट की तरफ से। यूं ही नोटिस भेजने का उनको अधिकार नहीं है। सारी दुनिया में लोगों को इस आंदोलन के ऊपर सारी दुनिया में हमें सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। सरकार उससे घबराई हुई है। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, हमारे विद इन डेमोक्रेटिक राइट्स। उस लड़की ने जो किया है उसकी हम निंदा करते हैं। सरकार को उन्हें छोड़ देना। और वहीं कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन के बाद आए दिन कोई न कोई इवेंट के रूप में किसान कार्यक्रम या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के चलते मंगलवार को किसानों के द्वारा पगड़ी संभाल दिवस मनाया गया। कृषि बिलों के खिलाफ किसानों द्वारा दिल्ली में चलाए जा रहे आंदोलन के साथ साथ कुरुक्षेत्र जिले में भी किसानों की गतिविधियां जारी हैं। कुछ दिन पहले पिहोवा उपमंडल के गांव गुमथलागढ़ में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें दिग्गज किसान नेता राकेश टिकैत ने शिरकत की। तो आज भाकियू के आह्वान पर पगड़ी संभाल दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों व गणमान्य लोगों को शाहबाद उपमंडल में पगड़ियां पहनाई गई। भाकियू नेता जसबीर सिंह के अनुसार शाहबाद उपमंडल के तहसीलदार व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को पगड़ियां भेंट की गई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो शीर्ष कमान द्वारा आगामी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनकी भी पालना होगी। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं अंबाला में 3 कृषि कानूनों और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। अंबाला में कृषि कानूनों के विरोध में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों और महंगी होती रसोई गैस के विरोध में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। मुख्य बाजारों में होते हुए कांग्रेस ने यह पदयात्रा निकाली और जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार नहीं चेतती और कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की वापसी नहीं होती, तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस का यह भी कहना है कि सरकार को जवाब जनता वोटों के दौरान देगी। अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा, अंबाला। और वहीं चरखी दादरी में विकास फंड डकारने वाले 2 सरपंचों पर गाज गिरी है। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया।
चरखी दादरी के उपायुक्त राजेश जोगपाल ने गांव सावड़ व खेरीबुरा के सरपंच को तुरंत प्रभाव से निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया था इन दोनों सरपंचों के द्वारा, जिस बिना पर इन दोनों को पदमुक्त किए जाने के, निलंबित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ एक अहम बात और कि गांव खेड़ीबुरा के सरपंच के खिलाफ तो मामला सदर थाना चरखी दादरी में दर्ज भी करवाया गया था। आरोप लगाए गए थे कि उसके द्वारा 3,08,200 रुपये का गबन किया गया था। वहीं अगर बात करें गांव सावड़ के सरपंच की तो 5,34,000 रुपये से ज़्यादा का गबन किए जाने के आरोप लगाए गए थे। हालांकि जांच की जानी बहरहाल बाकी है, लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया दोनों को पद से निलंबित किया गया है। इसके अलावा गांव खेड़ी 72 की सरपंच रेखा देवी को भी नोटिस जारी किया गया है। बहरहाल चरखी दादरी में जिला उपायुक्त के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई 2 सरपंचों के खिलाफ की गई है। चरखी दादरी सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं यमुनानगर में युवक के अपहरण कर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 7 जनवरी को ही युवक की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया था। यमुनानगर पुलिस को मिली अहम कामयाबी। मामला 7 जनवरी का अजीम नामक युवक की गुमशुदगी पुलिस द्वारा दर्ज गई। उनके परिजनों ने बताया कि अजीम घर से तो बाहर गया है, किसी का फ़ोन आया है, लेकिन गया कहाँ उसके कहीं भी तलाश भी जारी, कहीं मिला नहीं। तो पुलिस ने इस पर गहन जानकारी जो जुटानी शुरू करी तो उनको पता लगा कि उसका जो है कहीं से झगड़ा चल रहा है। तो और जो विरोधी पार्टियां उनकी भांजी के साथ इनका संबंध है। उन्होंने 3 आदमियों के नाम लिए। पुलिस ने उन्हें राउंड अप किया। राउंड अप करके जब उसकी मामले की जांच करी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 7 तारीख को ही अजीम की अपहरण करने के बाद हत्या कर दी थी। और जो मामला है पश्चिमी यमुना नहर में खुर्दी के पास उसका जो शव और बाइक फेंक दी है। आज CI1 यमुनानगर पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और उन्हें खुर्दी गाँव के पास वहाँ से अजीम की बाइक और बाकी भी ये सामान जो है वो बरामद कर लिया है। और उनको गिरफ्तार के बाद आगे जो भी तथ्य आएंगे वो चलता रहेगा। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं सोमवार को गुरुग्राम के फिरोज गांधी कॉलोनी में 25 वर्षीय मनीष की हत्या के मामले पर गुरुग्राम पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। गुरुग्राम पुलिस ने मृतक मनीष के पिता के बयान पर अज्ञात युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी है। 25 वर्षीय युवक मनीष की हत्या के मामले में हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के सूत्रों की माने तो मनीष जिस युवक शिवजीत की गाड़ी में बैठा हुआ था वो युवक शिवजीत आपराधिक रिकॉर्ड का रहा है। तो ऐसे में पुलिस की जांच पूरी थ्योरी कहीं ना कहीं शिवजीत से भी जोड़कर देखी जा रही है कि पुलिस का मानना है कि ये भी हो सकता है कि शिवजीत को हमलावर मारने आए हों और ऐसे में उस गाड़ी में मनीष को शिवजीत या उसका कोई साथी समझ हमला कर दिया हो। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में CCTV के फुटेज खंगाल युवकों की पहचान में जुटी हुई है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और वहीं बल्लभगढ़ पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि कल रात स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम में रेड मारी थी और इसी दौरान कार्रवाई को रोकने की कोशिश हुई, जिसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस से की। पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम के 8 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिली थी कि नर्सिंग होम में भ्रूण लिंग जांच का काम किया जा रहा है और इसी को लेकर जब छापेमारी हुई तो हॉस्पिटल का स्टाफ रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस दौरान टीम के साथ बदसलूकी भी हुई, जिसके बाद केस दर्ज करवाया गया है। और वहीं इंद्री के लाडवा रोड पर डीटीपी ने बड़ी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। करीब 3.5 एकड़ में बनी अवैध कॉलोनी के निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। इसी दौरान अवैध रूप से बने शोरूम को भी डीटीपी की टीम ने ढहाया है। इस दौरान उनके साथ काफी पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार मौजूद रहे। करनाल के डीटीपी प्रशासनिक अमले के इंद्री प्रशासनिक अमले के साथ इंद्री लाडवा रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास कटी अवैध कॉलोनी में पहुंचे, जहां इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
तहसीलदार ने क्यों नहीं अंदर करते जो सर रजिस्ट्री करवा रहे हैं ना भैया। और वहीं पलवल जिले में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है। नागरिक अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र अरोड़ा, चेयरमैन नेशनल कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ने भी वैक्सीन लगवाई है। पलवल के नागरिक अस्पताल में आज कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पलवल के जिला स्वास्थ्य अधिकारी व कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन व प्रोफेसर नरेंद्र अरोड़ा ने भी आज कोविड-19 वैक्सीनेशन 2 अपने लगवाई। वही उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीनेशन पहले लग चुकी है वह दूसरे चरण में कोविड वैक्सीनेशन लगवाएं और ना तो इसका कोई नेगेटिव पॉइंट अभी तक दिखा है और ना ही दिखेगा, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीनेशन बिल्कुल पूरी तरह से एकदम ठीक है और इससे लोगों को भी कहीं ना कहीं राहत मिल रही है, क्योंकि अब कोविड से बचाव के लिए भी पहले जैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा था ऐसे ही अभी जागरूक किया जा रहा है और अभी भी कोविड से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालन करते रहें। लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जिन फ्रंटलाइन वर्कर्स ने कोविड वैक्सीन प्रथम चरण में लगवा ली थी अब वह दूसरे चरण में कोविड वैक्सीन लगवाएं। इससे कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ना तो बुखार आएगा ना ही शरीर में थकावट देखने को मिलेगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। और वहीं बुधवार से प्रदेश में प्राइमरी स्कूल खुलने के लिए जा रहे हैं। तीसरी से 5वीं तक के बच्चों को स्कूल में बुलाया गया है। भिवानी में सरकारी स्कूल में कैसे इंतजाम किए गए, हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा की रिपोर्ट देखिए। 9वीं से 12वीं के बाद 6ठी से 8वीं तक के सरकारी व प्राइवेट विद्यालय खोलने की हिदायतें प्रदेश के विद्यालय शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई थी। अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम सामने आए थे, यानी ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हुई थी। इसके बाद अब प्राइमरी स्कूल खोले जाने का विचार विद्यालय शिक्षा महकमे के द्वारा किया गया, विभाग के द्वारा किया गया और इस कड़ी में 24 तारीख से यानी बुधवार से जो है प्रदेश के तमाम सरकारी प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, प्राइवेट स्कूल भी जो है खोले जाएंगे और वो स्कूल तीसरी से 5वीं तक के यानी प्राइमरी विंग की अगर मैं बात करूं तीसरी से 5वीं तक के खोले जाएंगे। पहली दूसरी कक्षा अभी नहीं लगेंगी। यानी विद्यालय शिक्षा विभाग के द्वारा जिस तरह के निर्देश जारी किए गए उनके मुताबिक तमाम SOPs का पालन करना होगा। इसके अलावा वो हिदायतें चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क इत्यादि लगाए जाने की बात करें या फिर सैनिटाइज़र के इस्तेमाल की बात करें। हालांकि अगर किसी स्कूल की एक विंग में एक विद्यार्थी जो है कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उस विंग को 10 दिन के लिए बंद किया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा विंग्स में विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं तो पूरे विद्यालय को 10 दिन के लिए बंद किया जाएगा, यानी पूरे विद्यालय में उसका प्रभाव रहेगा तो 10 दिन के लिए पूरे विद्यालय को बंद किया जाएगा। विभाग के द्वारा तमाम हिदायतें जारी कर दी गई हैं, इन हिदायतों का पालन भी करना होगा। ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा अभिभावकों की कंसेंट भी बेहद ज़रूरी होगी और चूंकि विद्यालय शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभिभावकों की कंसेंट के बिना विद्यार्थी स्कूलों में नहीं आ पाएंगे। ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी पढ़ पाएंगे। जो विद्यार्थी ऑफलाइन तरीके से स्कूलों में आना चाहते हैं वो स्कूलों में आकर ऑफलाइन तरीके से पढ़ाई करेंगे। यानी अब जो है पहले 9वीं से 12वीं, उसके बाद 6ठी से 8वीं, अब प्राइमरी विंग खोली जा रही है, लेकिन तीसरी से 5वीं पहली दूसरी क्लास अभी नहीं लग पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वहीं कैथल में तीसरी से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 80,000 है और ये बच्चे करीब 11 महीने के बाद स्कूल जाने को तैयार हैं। हालांकि स्कूल जाने से पहले अभिभावकों की अनुमति लेनी होगी। स्कूल में कैसी तैयारी है ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज मलिक। कल कैथल में तीसरी से 5वीं तक की कक्षाओं में जो बच्चे हैं उनकी कक्षाएं शुरू होने जा रही है। इसके बारे में इसकी पुष्टि कैथल के जिला मौलिक अधिकारी दलीप सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए कोई भी बच्चा बिना मास्क स्कूल में ना आए और जो बच्चा है जो कम से कम 2 फुट की दूरी में बच्चा बैठेगा वो क्लासेस चलेगी। इसके साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी स्कूलों में ही कक्षाओं में ही लगाई जाएगी। जब इसके बारे में कैथल के जिला मौलिक अधिकारी दलीप सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 40,000 जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में कक्षाएं लगाएंगे। उसके अलग उन्होंने बताया कि जो 40,000 बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में भी कक्षाएं लगाएंगे। अगर हम बात करें टोटल बच्चों की तो 80,000 बच्चे कल तीसरी से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं लगाएंगे। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।
और वहीं मनोहर सरकार ने टोहाना के गांव जमालपुर में बने कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल को अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी तक करने का फैसला लिया है, जिसमें जमालपुर के लोगों में खुशी का माहौल है। ग्रामीण सुभाष बराला के घर पहुंचे, सीएम मनोहर लाल के साथ पूरी सरकार का आभार जताया। ग्रामीणों ने बताया है कि बेटियों को उच्च शिक्षा दिलवाने के मकसद से गाँव में कस्तूरबा बालिका विद्यालय सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि बालिका विद्यालय के अपग्रेड न होने से बेटियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते उन्होंने हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम के ब्यूरो चेयरमैन सुभाष बराला के माध्यम से मुख्यमंत्री से स्कूल को अपग्रेड करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पर फैसला लेते हुए स्कूल को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जिससे अभी स्कूल सीनियर सेकेंडरी तक का बन जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा स्कूल की बिल्डिंग और हॉस्टल निर्माण के लिए 3 करोड़ 62 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया जाएगा। और अब बात रेवाड़ी की करते हैं। 15 साल के छात्र हार्दिक कुमार दीवान ने इतनी कम उम्र में बड़ा कारनामा करके दिखाया है। हार्दिक ने व्हाट्सएप के मुकाबले में भारतीय ऐप बनाया है, जिसकी चारों ओर लोग दिल खोलकर प्रशंसा करते नहीं थक रहे। बीटेल नामक इस ऐप से व्हाट्सएप की तरह सभी तरह की सुविधा प्राप्त की जाती है और गृहमंत्री अनिल विज ने हार्दिक को बधाई देते हुए प्रोजेक्ट को तकनीकी विभाग में भेजकर हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। विज से मुलाकात में हार्दिक ने बताया कि उनके द्वारा बनाया गया बीटेल सोशल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। इसमें व्हाट्सएप की तरह ही डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, ऑडियो, फोटो, पीडीएफ शेयर करने के अलावा ऑडियो वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी दी गई। हार्दिक ने बताया कि बीटेल ऐप प्राइवेसी को लेकर पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसके संदेशों और कॉल को किसी भी तीसरे पक्ष के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेवाओं को मजबूत गोपनीयता सिद्धांतों के एक समूह के साथ बनाया गया है। हार्दिक को ये ऐप बनाने में 3 महीने का समय लगा है। इतनी बड़ी कामयाबी से हार्दिक के परिवार वाले भी बेहद खुश हैं। और वहीं पंचकुला में 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के समापन का कार्यक्रम हुआ है। समापन कार्यक्रम में खेल मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की है। पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ है और वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान मौजूद रहे। और वहीं झज्जर पुलिस और महिला बाल विकास विभाग ने महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान दोनों विभागों से जुड़े कर्मचारियों ने स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को ट्रेनिंग दी है। महिला पुलिसकर्मियों का कहना था कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं, जिससे कि छात्राओं में किसी भी परेशानी का सामना करने को लेकर आत्मविश्वास बढ़े। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।